हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ये सीरीज़ का सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं अकाउंटिंग में, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज़ है जो यूपीएससी का आपका एग्ज़ाम होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर 2020 का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। ये जो सीरीज़ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये जो वीडियोज़ होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ होगी आपके जो भी पेड ग्रुप हैं उनसे बेटर होगी, यानी कि जो पेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उससे भी बेस्ट क्वालिटी की आपको ये जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को रिकमेंड जरूर करना है। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो अकाउंटिंग है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाइंग को। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन है, दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक होती है मनी की, एक होती है नॉन मनी की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपनी के लिए कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होगी वो मनी के रिलेटेड होगी, जो हम इस बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जो बुक में रिकॉर्ड की जाती है एंट्री, उसको बोलते हैं जर्नल, यानी कि जर्नल एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है हमारी बुक्स में। उसके बाद इससे लेजर बनाया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इस तरह की जो लास्ट में स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो मनी से रिलेटेड है या फिर नॉन मनी से रिलेटेड है। नॉन मनी जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की हमने हेल्प कर दी, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेज़र करना, यानी कि हमने वो ट्रांजैक्शन कितने पैसे की है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई फर्नीचर या कोई मशीनरी परचेज कर ली, उसके लिए हमने मान लिए 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए। इसको मेज़र करना हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस पर्टिकुलर फर्नीचर में या फिर मशीन में, ये मेज़र किया जाता है इस मेजरिंग कंसेप्ट में। यानी कि कितने पैसे का हमने इसमें उपयोग किया है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है मनी की ट्रांजैक्शंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग, यानी कि जो हमने मेज़र किया है, यहाँ पर हमने 50,000 रुपये की जो मशीनरी है, फर्नीचर है, उसको मेज़र किया है, इसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर हमने परचेज़ किया है तो हम यहाँ पर परचेज़ की एंट्री पाएंगे, डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर हमने कोई चीज़ सेल की है कंपनी से 50,000 रुपये की, तो हम यहाँ पर सेल की एंट्री डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्लासीफाइंग, यानी कि क्लासीफाई करना, एक तरह का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन को अपना जो फर्नीचर है वो 50,000 रुपये का सेल कर दिया। ये जो फर्नीचर सेल किया है या तो हम कैश सेल करेंगे, यानी कि उसी टाइम जो कस्टमर है वो हमें 50,000 रुपये पे कर देगा, ये तो होगी कैश ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर उस पर्सन के पास पैसे नहीं है वो हमसे क्रेडिट पर ले जाएगा, यानी कि थोड़े समय बाद वो हमें ये जो पैसा है मनी है वो लौटा देगा इस 50,000 रुपये की। यानी कि 50,000 रुपये की जो मशीनरी है वो इंस्टॉलमेंट में भी ले जा सकता है, इसके अलावा क्रेडिट पर यानी कि लोन पर ले जा सकता है, वो हमें बाद में दे सकता है। इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी इसको क्लासीफाई कहा जाएगा, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश की है या फिर क्रेडिट की है, ये कंसीडर किया जाएगा इस क्लासीफाइंग सब्जेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है समरी, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ की जो सेल की है या परचेज़ की है उसको हमने समराइज़ करना, इससे हमें कितना टाइम जो होगा लाभ मिलेगा। इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो समराइज में किए जाएंगे। लास्ट में इंटरप्रेट करना, यानी कि इंटरप्रेट करना, जो चीज़ परचेज़ की है हमने उसको इंटरप्रेट करना। और लास्ट में हम करेंगे कम्युनिकेशन, यानी कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हमने परचेज़ की है या सेल की है, कोई भी आइडेंटिफाई जो हमने चीज़ आइडेंटिफाई की थी उसको कम्युनिकेशन करना, यानी कि बताना एक तरह का कंसेप्ट होगा कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जो शेयर होल्डर्स होते हैं या बैंकर होते हैं जिससे हमने लोन लिया हुआ है, उनको ये चीज़ बताना कि हमने ये चीज़ कितने पैसे की परचेज़ की है, यानी कि एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना कि हमारी जो कंपनी है कहाँ पर स्टैंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पर हमने एक्सपेंडिचर कर दिया 50,000 रुपये, उस 50,000 रुपये से हमने जो इनकम क्रिएट की है वो की है 10,000 रुपये, और
यहाँ पर जो सामान बनाने के बाद जो हमारी टोटल सेल होगी वो होगी 60,000 रुपये। यहाँ पर हमने शो कर दिया कि 10,000 रुपये जो है वो हमने इससे प्रॉफिट गेन किया है। ये होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि जो कंपनी के CFO होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर शेयर होल्डर तो वैसे भी मालिक होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। इन सभी को बताना कि हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो किस प्रकार की है, वो सब डिस्कस किया जाता है इस कम्युनिकेशन फॉर्म में, ये याद रखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर बात करें हम बिजनेस की, बिजनेस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है उसको बोला जाता है अकाउंटिंग, यानी कि लैंग्वेज क्या है बिजनेस की वो एक तरह का अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाता है, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस अकाउंटिंग की, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मनी से रिलेटेड हुई है या फिर नॉन मनी से रिलेटेड हुई है। अब हमने ये तो मान लिया कि जो ट्रांजैक्शन हुई है हमारी वो मनी से रिलेटेड हुई है। इसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है इसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि दैट इज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी गिवन कंसिडरेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस को मेज़र करना जो कि मनी की फॉर्म में हो, उनको कंसीडर करना, ये इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो मनी से रिलेटेड हो। ये फर्स्ट विशेषता है इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की। नेक्स्ट है सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि कितने पैसे की ये ट्रांजैक्शन है, इसमें ये मेज़र किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजैक्शन कर दी 50,000 रुपये की, तो वो इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने पैसे की ये जो ट्रांजैक्शन है वो की गई है इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बुक, इस तरह के जो अकाउंट हैं वो बाद में बनाए जाएंगे, बुक्स बाद में बनाई जाएंगी। सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल बुक में, ये किया जाएगा कितने पैसे की हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है और कितना समय चलेगी, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आती है क्लासीफाइंग करना, यानी कि ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन लेजर, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जाता है वन नेचर एट वन प्लेस, यानी कि एक प्रकार का जो नेचर है वो एक प्लेस पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा लेजर बुक में, यानी कि एक तरह का क्लासीफाई करना, ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस लेजर, ये याद रखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है समराइज करना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट करना, जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे उनको समराइज करके बताना कि किस तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी कंपनी की वो है, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर होल्डर जो हैं वो पैसा लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल 1 करोड़ रुपए का जो हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारे पास कोई बुक नहीं है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बट अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉपर हमारे पास बुक्स बनी हुई हैं इस प्रॉफिट से रिलेटेड, तो हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और जो शेयर होल्डर हैं उनमें जो शेयर का प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगा। ये होता है समराइज करके बताना कि हमारी जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो किस प्रकार की है। प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि प्रेजेंट करना जो क्लासिफाइड डाटा हमने गेन किया है एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में, यानी कि जिसको समझा जा सके, एक यूजफुल मैनर में जिसको यूज़ करके लाभदायक हो सके हमारे लिए, इस तरह इस डाटा को प्रेजेंट करना। जो इंटरनल शेयर होल्डर्स होते हैं, इंटरनल जो होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये इंटरनल मेंबर्स यूजर्स कहलाते हैं किसी भी कंपनी के। इसके अलावा जो एक्सटर्नल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स होल्डर हो गए, इस प्रकार के जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इनको समराइज करके बताना कि हमारी जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो किस प्रकार की है, इस समराइज कंसेप्ट में किया जाएगा। इसके अलावा जो क्लासीफाइंग है इसमें कैश और क्रेडिट की भी बात की जाएगी, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सो दैट द यूजर्स कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। जो हमने समराइज करके अपना जो डाटा है
कंपनी का वो शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स होल्डर्स को बताया है, इसको जजमेंट किया जाएगा। जो भी पर्सन हमारी कंपनी में पैसे लगाना चाहता है वो इसको जजमेंट करेगा, इसको समझेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस पर पैसे लगाएगा, शेयर परचेज करेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो दैट अप्रोप्रिएटेड डिसीजंस मे बी टेकन एट द राइट टाइम। यानी कि कम्युनिकेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है हमारे पास उसको किसी सही टाइम पर प्रोवाइड करना, यानी कि उस टाइम पे हमने प्रोवाइड नहीं करना जब हमारे पास जो लॉस हैं वो बढ़ रहे हों, यानी कि एक इस टाइम पर प्रोवाइड करना जिस पर हम जो कंपनी की सिचुएशन है अगर ख़राब भी हो रही है उसको हम संभाल सकें, एक एप्रोप्रिएट डिसीज़न ले सकें। इस टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना, ये कहलाता है कम्युनिकेट करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी है वो एक साल में 50 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही है और जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर, CFO, CEO, ये जो घाटा है वो नहीं दिखा रहे। बट अगर ये तब भी नहीं दिखाते जब इसकी कंडीशन जो है फाइनल है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट ये नहीं दिखा रहे, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो काफ़ी माड़ी हो जाएगी इस कंपनीज़ की। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर प्रोवाइड करना एट द टाइम जब उसकी ज़रूरत हो और अप्रोप्रिएट डिसीज़न जब ले सकें हम, एक राइट टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कम्युनिकेटिंग कंसेप्ट में आएगा। नेक्स्ट आती है बात ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कितनी ब्रांचेस हैं टोटल, वो हैं 3। कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक होता है, उसके बाद एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि टोटल जो ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपसे इस तरह का ही जो क्वेश्चन है वो डिज़ाइन हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं है, आपको ऑप्शन दे देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक बिजनेस अकाउंटिंग दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको पूरे ध्यान से सुनना है सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है और इसको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से होने वाले हैं। सारे के सारे मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ, ये जो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, समराइज एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। इट डिटरमाइंस द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड। यानी कि इसमें इंक्लूड होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड परचेज कर ली या रेंट पर हमने कोई लैंड ले ली, उस पर जो हमने रेंट है वो हमने 50,000 रुपये दे दिया, इसको इस अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड किया जाएगा। एक ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो कि मनी से रिलेटेड हो, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट समराइज एंड इंटरप्रेट्स देम। उनको समराइज करना और इंटरप्रेट करना बिफोर कम्युनिकेट करने से पहले रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यानी कि जो यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने से पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तैयार की जाती है। इसमें जो मनी के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट डिटरमाइंस द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड। इसमें पता लगाया जाता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है, यानी कि एक कंपनी का कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस इनकर्ड कर रही है, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये है फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद एंड प्रोडक्ट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। जो बैलेंस शीट होती है इसको बोला जाता है स्टेटमेंट, यानी कि जिससे हमें जो पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है वो हमें सबसे पहले पता लगता है बैलेंस शीट से। कोई भी CA जो होता है वो किसी भी कंपनी की जो सिचुएशन है वो देख के पता लगा सकता है ओनली बैलेंस शीट। अगर उसने उस कंपनी की प्रीवियस एक साल की जो बैलेंस शीट होती हैं उनको देख लेता है तो उस CA को ये पता चल जाता है कि जो कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो किस तरह की है, इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि जो सेकंड ब्रांच आती है अकाउंटिंग की उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक मैनेजरल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजरल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय असेसिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप ऑफ
प्रोडक्शन एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट सच एज लीज एक्सपेंस। यानी कि जैसे मैंने फाइनेंशियल की बताया आपको, उसमें फाइनेंस की रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें ये एक मैनेजर अकाउंटिंग है। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी अकाउंटिंग है जो एक प्रकार की फॉर्म है मैनेजर अकाउंटिंग की, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ये बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो मतलब होता है, यानी कि इसका जो मोटिव होता है, एम होता है, वो होता है कंपनी की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई है वो कितनी हुई है। इसमें एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इस प्रकार की काफ़ी सारी कॉस्ट्स होती हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसको पता लगाया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपनीज की किस चीज़ पर कितनी कॉस्ट आई है, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कि बाय असेसिंग वेरिएबल कॉस्ट, असेस करना वेरिएबल कॉस्ट ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हर एक स्टेप जो लिया गया है, हर एक पॉइंट पे उस प्रोडक्शन का, उसमें पता लगाना कि वेरिएबल कॉस्ट कितने पे पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रॉ मटेरियल का जनवरी में जो कॉस्ट था वो था 50,000, उसी का मार्च में देख लिया हमने, उसका जो कॉस्ट था वो 60,000 है। ये एक तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहे उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वो यहाँ पर पता लगाया जाता है, असेस किया जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें कोई भी तब्दीली ना हो, ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सच एज लीज एक्सपेंस, यानी कि हमने मान लीजिए किसी की लैंड लीज पर ले ली, हमने लैंड एक्वायर कर ली, ये हमने लीज पर एक्वायर कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5,000 रुपये पर ईयर पर जो लैंड है वो हमने लीज पर उधार ले ली। 1 साल का हमसे 5,000 रुपये लेगा, चाहे ज़मीन का प्राइस पहले 5 लाख था, अब अगले ही महीने 20 लाख हो गया हो, बट जो लीज़ का प्राइस होगा, जो किराए का पैसा होगा, वो बिल्कुल 5,000 रुपये रहेगा, वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्रीमेंट कर सकता है 5%, 10%, यानी कि मान लीजिए अगले साल कर दिया उसने 6,000 रुपये, 20% का इंक्रीमेंट इस प्रकार के में किया जा सकता है। बट लीज जो एक्सपेंस होता है वो एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय अ कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट टीम टू आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है वो यूज़ करता है इसको, और पता लगाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको पता लगाने के लिए उसको पता लगाया जाता है इस कॉस्ट अकाउंटिंग में। इट विल फर्स्ट मेजर एंड रिकॉर्ड दीज कॉस्ट्स इंडिविजुअली। अगर मान लीजिए हमने कंपनी के लिए वेरियस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो परचेज़ की हैं, इनको अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसके बाद हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ गई तो हमने मशीनरी परचेज़ कर ली, उसके अलावा हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी की हमने कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई कंपनी के लिए, उसको हमने परचेज़ कर लिया, उसको अलग अलग रिकॉर्ड करना, इंडिविजुअली पर बेस्ड पर रिकॉर्ड करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने जो प्लांट परचेज़ किया है उसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड की, उसके बाद मशीनरी की, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की, जो भी हमने जो इंस्टॉलमेंट करवाया है, हमने कोई मान लीजिए कोई मशीनरी के लिए एक प्लांट इंस्टॉलमेंट करवाया है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आई है वो अलग हमने इसमें रिकॉर्ड करनी होती है इस कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअली देन कंपेयर इनपुटेड कॉस्ट्स टू आउटपुट्स रिजल्ट्स टू द एड इन मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मेकिंग फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आपने एक मशीनरी परचेज़ की 50,000 रुपये की, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उस पर 5,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो लग गई। डेप्रिसिएशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो डेप्रिसिएशन होती है वो एक तरह की घिसावट होती है, जो घिसावट होती है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज़ कर ली 50,000 रुपये की, उसके बाद 5,000 उस साल जो है वो डेप्रिसिएशन लगी, यानी कि जो वैल्यू रही 45,000 रुपये की रह गई, और इसने जो काम कर दिया पहले साल वो कर दिया 20,000 रुपये का, यानी कि पहले ही साल इसने 20,000 रुपये का काम कर दिया। ये इसकी जो वैलिडिटी है वो है 5 साल। 5 साल में ये काम जो कर देगी वो कर देगी 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये का मान लीजिए 5 साल में काम कर देगी ये, और इसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये है। इसमें जो हमारी डेप्रिसिएशन पड़ी है उसको भी हमने घटा दिया है, और
जो 5,000 5 साल जो हमारी डेप्रिसिएशन पड़ी है, 1 लाख में से हमारी 25,000 डेप्रिसिएशन पड़ चुकी है, यानी कि हमारे पास 75,000 रुपये जो है वो हमारे पास बचे हैं और 50,000 रुपये की हमने परचेज़ की थी और अभी भी हमारे पास जो है वो 25% 25,000 रुपये जो है वो इसमें जो है वो प्रॉफिट देखा गया है इस मशीनरी में। इसी में रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, यानी कि उसका जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार का रहा है, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग विच आर डिफाइंड बिलो, यानी कि वेरियस टाइप्स की कॉस्ट्स होती हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इंक्लूड की जाती हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहली आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स दैट डू नॉट वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये वेरी नहीं करती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। ये डिपेंड करती है ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर जो प्रोडक्शन है हमारी वो बढ़ रही है तो हमारी जो वैल्यू है इसकी वो घट सकती है फिक्स्ड कॉस्ट की। अगर प्रोडक्शन घट रही है तो हमारी जो कॉस्ट्स है वो बढ़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5,000 लेबर लगाई हुई है और सबसे पहले ये प्रोडक्शन करते थे 5,000 यूनिट्स, अब हमें जो कॉस्ट पड़ती थी वो 1 रुपये बनती थी और 5,000 लेबर जो हैं उसने अगले दिन जो 10,000 मान लीजिए 10,000 अगले दिन उसने जो हमें प्रोडक्शन कर दी, जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके अगले ही दिन 10,000 उसने प्रोडक्शन कर दी उस 5,000 लेबरर्स ने। यहाँ पर 1 रुपया पड़ती थी, यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 0.5 रुपीज़, यानी कि 5,000 लेबर ने काम कर दिखाया 10,000, एक लेबर के हिस्से में 2 काम आ गए। ये होती है, ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट। दीज आर यूजुअली थिंग्स लाइक द mortgage or lease payment on the building or piece of equipment that is depreciated at the fixed cost fixed monthly rate, and increase or decrease in production levels would no change in this cost, यानी कि यो जो इंक्रीज और प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए इसका भी कोई रोल नहीं रहता है इसको चेंज करने के लिए। ये जो इसकी जो एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की किसी लैंड को लीज पर ले लिया, इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ेगी वो उतनी ही पड़ेगी, ये कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज टाइड टू अ कंपनीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अ फ्लोरल शॉप रैंपिंग अप देयर फ्लोरल अरेंजमेंट इन्वेंट्री फॉर वैलेंटाइंस डे विल अकर हायर कॉस्ट्स देन। ये जो कॉस्ट होती है जिसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। सिंपली आपने ये समझ के चलना है कि जिसमें थोड़ा बहुत चेंज देखा जाए एज पर प्रीवियस ईयर वो कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आती है बात हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है डे टू डे ऑपरेशन से, यानी कि डे टू डे हर एक दिन के जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे जुड़ी होती है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एक बिजनेस की। दीज कॉस्ट्स कैन बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन यूनिक सिचुएशन। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये एक फिक्स्ड भी हो सकती है, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट का भी पार्ट हो सकती है, या फिर ये एक वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी यूनिक सिचुएशन पर। ये होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट्स आर कॉस्ट्स स्पेशली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ये स्पेशली रिलेट करती है जो हम जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। इफ़ अ कॉफ़ी रोस्टर स्पेंड्स 5 हर्ज रोस्टिंग कॉफ़ी, डायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इंक्लूड द लेबर हर्ज ऑफ द रोस्टर एंड द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी बीन्स, यानी कि इसमें जो कॉफ़ी रोस्टर होती है वो 5 घंटे रोस्ट करने के लिए कॉफ़ी के लिए स्पेंड करती है। इसमें जो लेबर ने 5 घंटे स्पेंड किए हैं और कॉफ़ी बीन्स पर जो भी कॉस्ट आई हुई है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है बात इनडायरेक्ट कॉस्ट्स की। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ प्रोडक्ट, यानी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट से। इन द कॉफ़ी रोस्टर एग्जाम्पल द एनर्जी कॉस्ट्स टू द हीट द रोस्टर वुड बी इनडायरेक्ट बिकॉज इट इज़ एन इनएग्जैक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रेस टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है ये
एक तरह की डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, डायरेक्ट कॉस्ट से लिंक नहीं करती है। यानी कि अगर हम कॉफ़ी रोस्टर की एग्जांपल ही लें, द एनर्जी कॉस्ट, जो भी एनर्जी कॉस्ट पर कॉस्ट आई है वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम मान के ना चलें। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेबरर 5000 यूनिट्स बनाती थी, अगले दिन उसने 5100 यूनिट्स बना दी, 100 यूनिट्स ज़्यादा बना दी। इनको जो लेबर मिलेगी उतनी ही मिलेगी। एक ऐसी कॉस्ट जो बढ़ जाए, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। अगर यहाँ पर 1 पीस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 1 रुपया लेगी तो 5000 रुपये मिलेंगे, यहाँ पर 1 रुपया लेगी तो 5100 मिलेंगे। ये एक तरह की प्रकार की होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो लिंक ना करती हो इनडायरेक्टली कॉस्ट से, ये कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि तीसरी जो प्रकार आती है ब्रांचेस अकाउंटिंग की, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। काफ़ी बारी आपको बोला जाएगा मैनेजरियल अकाउंटिंग, काफ़ी बारी आपको कहा जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बात एक ही है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर द परस्यूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है और मेज़र किया जाता है। जैसे आइडेंटिफाई पता लगाया जाता है, उसके बाद मेज़र किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इसको, उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक मैनेजर को, जो भी कंपनी का मैनेजर होता है उसको ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो सौंपी जाती हैं एक मैनेजर को। वहाँ पर जो शेयर होल्डर थे, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताया था या सिंपली अकाउंटिंग में बताया था, उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं सभी को बुलाया जाता है। सीईओ हो, सीएफओ हो, शेयर होल्डर्स हों, स्टेक होल्डर हों, उसके बाद डिवेंचर होल्डर हों, सभी को बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है कि इस कंपनी की जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है। बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है मैनेजर को, इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर द परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो उसके परस्यूट के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है। इट वेरीज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग because the intended purpose of managerial accounting is to assist users internal to the company in making well informed business decision। ये जो अकाउंटिंग होती है ये वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्योंकि ये जो इसका जो पर्पज़ होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने की होती है। यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जो मैनेजर है या हमारा जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होती है। ये बाद में आई है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो और कॉस्ट अकाउंटिंग थी, बट बाद में ये इंक्लूड की गई थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ये थी सारी की सारी 3 ब्रांचेज। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, जैसे फॉर एग्जांपल कैश बुक हो गया, कैश बुक में जो कैश की एंट्रीज इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और उसके बाद शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इस तरह की जो बेस्ट वीडियोस होंगी वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये आपको बेस्ट कंटेंट वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप देखो किसी का आपने जो पैकेज अचीव किया हुआ है, यानी कि अगर आपने किसी का कोर्स परचेज़ किया हुआ है, उससे भी हम अच्छा जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का ही सब्जेक्ट रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे मेरे खुद के सब्जेक्ट हैं। इसलिए मैं आपको ये जो अकाउंटिंग है वो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। एक इस तरह की एग्जांपल्स लेके चलूँगा जो आपको बिल्कुल आपकी जो डेली रूटीन है उससे लिंक करके चलूँगा, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस पेपर देखा हो इस ईपीएफओ का जो ईओ और एओ पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया था यूपीएससी ने, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो इस टॉपिक से पूछे गए थे। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा लेवल के नहीं थे। अगर हम सारी की सारी जो कंसेप्ट हैं ये 10 से 12 वीडियोज़ में
सारे के सारे कवर कर लें तो आपके मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस इस बार आते हैं इस अकाउंटिंग सिस्टम से, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चंस इस सीरीज़ से अटैम्प्ट होने वाले हैं। इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड जरूर करना है। ये जो सीरीज़ होगी इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, मेरा खुद का सब्जेक्ट है। ये जो सीरीज़ है वो बाइलिंगुअल है। काफ़ी जो चैनल होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम रहती है, कोई जो होता है वो इंग्लिश में प्रोवाइड करता है, कोई हिंदी में प्रोवाइड करता है, प्योर हिंदी में, बट आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाया जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल करवाया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है तो इंग्लिश में भी, और अगर आपको हिंदी में समझ आता है तो आपको हिंदी में भी करवाया जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपने इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। डेली बेसिस पर जो वीडियोस की PDF होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जब हमारा जो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सारे के सारे जो वो होते हैं MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चंस वो भी आपको करवाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं UPSC से रिलेटेड, EPFO से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये जो सीरीज़ होगी ये स्पेशली आपके जो EPFO का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ रिकमेंड जरूर करें। ये जो सीरीज़ होगी बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करवाया जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता आपको, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर आप किसी पेड ग्रुप में पढ़ रहे हो उससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस सीरीज़ में। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट चैनल बना हुआ है जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0। वहाँ पर जो डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो वहाँ पर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 हमारा चैनल बना हुआ है। वहाँ से आप जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होते हैं वो भी बेस्ट लेवल के होते हैं, वो भी मैं आपको बाइलिंगुअल करवाता हूँ, उनको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको चैनल नहीं मिलता तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।